नमस्कार, मैं सतीश कुमेटी एकलव्य आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 ऑफ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। हमने पहले पार्ट में देखा था भारतीय अर्थव्यवस्था को, या सिर्फ अर्थव्यवस्था को हमने देखा था। अर्थव्यवस्था के बाद हम बात करेंगे इसी सीरीज़ में अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र क्या है, कितने हिस्सों में बटा हुआ है और अर्थशास्त्र किन चीज़ों के ऊपर में बल देता है, किन चीज़ों को यहाँ पे अध्ययन में शामिल किया जाता है, स्टडी किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे तो शुरुआत करते हैं इसके की हाइलाइटेड पॉइंट्स से। पहला पॉइंट बोलता है कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि कैसे लोग व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्पादन, वितरण और उपभोग के लिए दुर्लभ संसाधनों का आवंटन करते हैं। सबसे पहली चीज हम यहां पे जो नोटिस करेंगे वो ये है, दुर्लभ संसाधन। सेकंड व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से किन चीजों का, इनका और इनका। अब जरा देखिए स्कार्स रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं, या फिर दुर्लभ संसाधन किसको कहा गया है यहाँ। दुर्लभ संसाधन का मतलब होता है वो संसाधन जिनकी मात्रा कम हो। ये संसाधन हमारी ज़रूरतों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे लोहा, कोयला, सोना। इस तरह की सारी चीज़ें प्रकृति प्रदत्त हैं, यानी कि हम बाय नेचर इन्हें गेन करते हैं, बाय नेचर हमें ये मिलते हैं। नेचर से में ये मिलने वाली चीज़ें मात्रा में कम है, संख्या में कम है। हम इन्हें तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक ये पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। अब एक बात और है यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ कि लोहा, खनिज, इस तरह की चीज़ें, तो ज़मीन भी कहीं ना कहीं उतनी है जितनी बड़ी पृथ्वी है। तो हम उस जगह पे ही पृथ्वी का वो भूभाग, वो हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारे कार्य के लिए मुहैया हो। खेती के लिए हम ऐसी ज़मीन का चयन करते हैं जो उपजाऊ हो। तो यदि हम लगातार तीव्रता से बढ़ती हुई आबादी के लिए घर बनाते रहें, सरकारी भवन, अपने लिए भवन, किसी और तरह के अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह डेवलप करते रहें, तो शायद खेती के लिए जगह ना बचे। किसानों से ज़मीन लेकर के हम बड़े सुपरमार्केट्स, मॉल्स आदि इस तरह की चीज़ों को इस्टेब्लिश करते हैं, तो हमारे पास खेती के लिए ज़मीन कम पड़ जाती है। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो आप समझ चुके हैं कि दुर्लभ संसाधन क्या होते हैं। तो दुर्लभ संसाधनों की यहाँ पे बारे में बात की गई है, तो दुर्लभ संसाधनों का हमें यहाँ पे आवंटन करना है। स्कार्स रिसोर्सेस यानी दुर्लभ संसाधन, और उनका एलोकेशन यानी आवंटन। इसे कौन करेगा? व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पे। तो एक व्यक्ति भी जो एक उद्यमी है, जो कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड खुद उद्यमी, एंटरप्राइज, ये 4 चीज़ें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाती हैं। इनका इस्तेमाल कैसे करता है? तो यदि आप एक व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय की स्थिति में आप कम से कम 3 चीज़ें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे, लैंड यानी ज़मीन यानी भूमि, लेबर यानी मजदूर, और पूंजी यानी कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल, भूमि, मजदूर और पूंजी, ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो सर्वप्रथम मैंने आपसे कहा कि स्कार्स रिसोर्सेस में आप ज़मीन को भी यानी भूमि को भी, लैंड को भी काउंट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं कि ये भी स्कार्स रिसोर्सेस है, दुर्लभ संसाधन हैं, ऐसी स्थिति में यहाँ पे निर्णय करना, इनका आवंटन करना अति अनिवार्य होता है। और ये अनिवार्यता किस लिए होती है? क्योंकि अर्थव्यवस्था में हम ये देखते हैं कि हमें चीज़ों का उत्पादन करना है। उत्पादन होता इसलिए है क्योंकि उनका उपभोग किया जाना ज़रूरी है। खेत से निकलने वाला अनाज घर घर पहुंचता है, यह मानवीय ज़रूरत की चीज़ है, और इस दृष्टि से इसका वितरण ज़रूरी है, इसका उत्पादन ज़रूरी है। तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ये 3 चीज़ें यहाँ पे शामिल हैं। सामूहिक और व्यक्तिगत तौर पे दुर्लभ संसाधनों का आवंटन किया जाना जरूरी है। और किस वजह से किया जाएगा? ये 3 जो वजह है मैंने आपको बताई, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। लेट्स सी, मैंने जैसे आपके सामने बातें कही कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हम क्या करेंगे? दुर्लभ संसाधनों का आवंटन करेंगे।
किस लिए करेंगे? उत्पादन के लिए करेंगे यानी प्रोडक्शन, फिर वितरण के लिए डिस्ट्रीब्यूशन और उपभोग के लिए करेंगे। हम यहाँ पे इस एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम दुर्लभ संसाधनों का आवंटन करते हैं, इनका अलोकेशन करते हैं। पहली चीज ये हो गई। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? इट ऑल्सो एनालाइजेस द चॉइसेस दैट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस गवर्नमेंट्स एंड नेशंस मेक टू एलोकेट रिसोर्सेस। देखिए किस तरह से यह उन विकल्पों का भी विश्लेषण करता है, विकल्पों का भी विश्लेषण करता है जो व्यक्ति, व्यवसाय, सरकारें और राष्ट्र संसाधनों के आवंटन के लिए करते हैं। तो पहली चीज को यहां पे इस तरह से बताया गया है कि पहले तो हम अध्ययन करते हैं कि किस तरह से बांटा जाता है, फिर उन्हीं चीजों का यहां पे क्या किया जाता है? विश्लेषण। और किस स्तर पे किया जाता है? व्यक्तिगत, व्यवसाय, सरकारें और राष्ट्र संसाधनों के, ये सरकारें, ठीक, और राष्ट्र संसाधनों के आवंटन के लिए करती है। राष्ट्र को भी इसमें काउंट किया गया है, राष्ट्र संसाधनों के आवंटन। ये दो चीजें अलग हैं। राष्ट्र, पहला चीज एक ये हो गया व्यक्तिगत, पॉइंट 1, व्यवसाय पॉइंट 2, सरकारें पॉइंट 3 और राष्ट्र पॉइंट 4। तो ये चार लोग क्या करेंगे? संसाधनों का आवंटन करेंगे। इसका भी हम लोग यहां पे क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। यही चीज यहां पे कह रहा है। अगला पॉइंट कहता है द टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स आर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की यहां पे बात हो रही है। इसकी दो शाखाएं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो है समष्टि अर्थशास्त्र। हमने देखा कि यहां पे दो चीजें बताई कि इकोनॉमिक्स जो है, जो अर्थशास्त्र है, वो बटा हुआ है। एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जा रहा है, और फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स कह रहा है जिसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ये इसके दो फॉर्म्स बताए गए हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसे हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पूर्व में ही व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को मैं यहाँ पे बहुत ही छोटे स्वरूप में आपके सामने रखता हूँ कि जो आप छोटे स्तर पे अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, वो कहलाता है व्यष्टि यानी माइक्रो यानी छोटा, और मैक्रो यानी बड़ा यानी समष्टि। तो अर्थव्यवस्था की छोटी स्तर पे आप व्यक्तिगत स्तर पे भी, घरेलू स्तर पे भी, या किसी भी प्रकार की उत्पादन, उसके उपभोग और उसके वितरण के ऊपर में यदि कोई फैसले लेते हैं, किसी तरह की प्लानिंग करते हैं, तो वो आगे जाकर पूरे अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पे भी देखी जाती है। क्योंकि एक व्यक्ति के उपभोग और एक व्यक्ति के लिए उत्पादन की बात आती है, वो व्यक्तिगत और छोटे स्तर पे होती है, माइक्रो लेवल पे। लेकिन उसका वृहद स्वरूप जब बहुत बड़ी जनसंख्या की ये जरूरत बन जाती है, उपभोग, भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सुख सुविधाएं, ये सारी चीजें उपभोग क्रम में ही आती है, और इनके उत्पादन और सेवाओं के लिए भी हमें अर्थव्यवस्था में ये सारी चीजें शामिल करनी पड़ती हैं, क्योंकि इन्हें ही हम आगे जाकर अर्थव्यवस्था में डिस्कस करते हैं, इनका स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें फैसले लिए जाने होते हैं पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, और ये अर्थव्यवस्था हमें विकसित या कम विकसित या फिर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में ला करके खड़ी करती है। इसीलिए अर्थव्यवस्था के अध्ययन में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें दो हिस्सों में बांटा गया है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में। अगला पॉइंट क्या कहता है कि अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स फोकस करता है किस पे? उत्पादन और विनिमय में। उत्पादन और विनिमय में दक्षता पर केंद्रित है क्या? अर्थशास्त्र।
पहली चीज इस पे और दूसरी चीज इस पे, उत्पादन यानी जो आप प्रोडक्शन करेंगे उस पर, और दूसरा विनिमय में दक्षता यानी इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, इस पर फोकस्ड होता है इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो यहां पे हमने क्लासिफिकेशन किया है इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट टाइप्स में यहां पे बताया है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे आगे प्रोसीड करते हैं, इसकी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है? आपके सामने कुछ ये जो बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्हें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। क्या कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र? क्या कहता है? पहला, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तियों, व्यष्टि जब अर्थशास्त्र कह रहे हैं तो आप ये जान के चलिए कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तियों और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन करता है। हमने पहले ही देखा, ठीक है, कैसे व्यक्तियों और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन करता है, ताकि यह समझने के लिए कि वे आर्थिक निर्णय क्यों करते हैं, और ये निर्णय बड़े आर्थिक तंत्र को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जब मैं आपको इनके छोटे स्वरूप को पहले बताने की कोशिश कर रहा था, तो ये कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र कि हम एक व्यक्ति और एक समूह को, एक फर्म को यहाँ पे उनके व्यवहार को, मेजरली इनके व्यवहार को स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, ताकि यह हम समझ सकें, ये जान सकें कि आर्थिक निर्णय यानी कि इकोनॉमिकल डिसीजंस क्यों करते हैं, और ये निर्णय आर्थिक तंत्र को, इकोनॉमिकल सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है, इंपैक्ट करता है, अफेक्ट करता है। मैंने जब कहा व्यष्टि अर्थशास्त्र आप छोटे पैमाने पे करते हैं, फिर वो जनसंख्या के ऊपर आती है, एक देश की पॉपुलेशन, उसकी आबादी के ऊपर में बात होती है, तो यहाँ पे हमने पहले ही उस चीज़ को स्टडी कर लिया था। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बता रहा है कि कैसे इनके जो फैसले होते हैं, आर्थिक फैसले, ये बड़ी जनसंख्या को, बड़ी आबादी को प्रभावित करती है। आर्थिक निर्णय किस तरह के हो सकते हैं? आर्थिक निर्णय ये हो सकते हैं कि यदि आप उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन के लिए आपको धनराशि की भी जरूरत होगी, ताकि आप कुछ दूसरे संसाधनों का आप उन्हें क्रय कर सकें, खरीद सकें, और उसके बाद उन्हें आप इस्तेमाल कर सकें। किस चीज़ के लिए? प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए, चीज़ों को, वस्तुओं को बनाने के लिए। और ये बनी हुई चीज़ें आप ऑफर करेंगे कंज्यूमर्स को डायरेक्ट इन मार्केट, इन इकोनॉमी टू कंज्यूम। उपभोग के लिए हम इन वस्तुओं को ऑफर करते हैं। ऐसी कंडीशन में हम इस तरह के आर्थिक निर्णयों से किस तरह से, क्योंकि वो लोन ले रहे होंगे, कहीं ना कहीं बैंक से लोन ले रहे होंगे, उनके ये जो आर्थिक निर्णय होंगे कि कुछ पैसे उनके पास होंगे और कुछ पैसे बैंक के पास हैं, तो वो बड़े पैसे, वो बड़ा जो धन राशि है, जो बड़ी पूंजी है, वो बैंक के पास है और वो उधार लेते हैं या फिर किसी और तरीके से भी वो अपने पास पूंजी की व्यवस्था करते हैं। और ये पूंजी की व्यवस्था कहीं ना कहीं पूरे बड़े रूप में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इस प्रभावित करने वाली पद्धति को यहाँ अध्ययन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र में, और बाद में इसका बड़ा स्वरूप किस तरह से प्रभावित करता है अर्थव्यवस्था को पूरी तौर पे, वो हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र में। कंटिन्यू इसी में करते हैं आगे। सेकेंड पॉइंट कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स अध्ययन करता है कि विभिन्न वस्तुओं के अलग अलग मूल्य क्यों हैं। मान के चलिए आइटम ए, बी, सी और डी, इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। ये 10 रुपया, ये 30 रुपया,
ये 5 रुपये और ये 50 रुपये। इन सब के प्राइजेस यहाँ पे क्या हैं, डिफरेंट हैं। ऐसे डिफरेंट प्राइजेस के बारे में बोलता है कि यहाँ पे अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग प्राइजेस क्यों हैं, और व्यक्ति एक दूसरे के साथ कैसे समन्वय और सहयोग करते हैं। जरा देखिए, यहां 2 व्यक्ति हैं, ये बेचने वाला होगा और ये खरीदने वाला होगा। तो इनके बीच में परस्पर समन्वय किस तरह से होगा, सहयोग कैसे होगा, इसे थोड़ा और ब्रीफली समझते हैं। ये व्यक्ति सामान बेच रहा है, ये व्यक्ति सामान खरीद रहा है, बदले में इसकी तरफ से रुपए इस व्यक्ति को जा रहे हैं, एक्स वाई। एक्स व्यक्ति सामान बेच रहा है, बदले में सामान खरीदने वाला व्यक्ति वाई है, और एक्स को उससे क्या मिल रहा है, धनराशि मिल रही है, रुपया मिल रहा है। तो हम देखते हैं इन दोनों के बीच में वस्तु और सेवा, या फिर वस्तु या सेवा का आदान प्रदान, इसको हम विनिमय बोल सकते हैं। विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे ये 2 लोगों के बीच में। तो इस चीज़ के लिए कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, कुछ तो अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कुछ तो किसी ने अश्योरेंस दिया होगा कि इस सामान का, इस वस्तु का जो दाम है वो सर्टेन इतना होना चाहिए या इतना ही है, तो और उसके बदले में वो प्राइस ये व्यक्ति वाई एक्स को पे करेगा। हम देखते हैं वाई एक्स को सामान के लिए बदले में, मान लीजिए वो 20 रुपये है, तो 20 रुपये पे करेगा, और बदले में एक्स वाई को क्या देगा, वो वस्तु देगा। एक टॉफ़ी ले लेते हैं, इस टॉफ़ी का दाम 20 रुपया है, तो जो भी व्यक्ति इस टॉफ़ी को खरीदेगा वो बदले में 20 रुपया पे करेगा। क्लियर है, ये समन्वय और सहयोग की बात हुई। फिर बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आर्थिक प्रवृत्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि व्यक्तिगत विकल्प और क्रियाएं कैसे उत्पादन में परिवर्तन को प्रभावित करती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स आर्थिक प्रवृत्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि व्यक्तिगत विकल्प और क्रियाएं कैसे उत्पादन में परिवर्तन को प्रभावित करती हैं। तो ये भी अगला पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र में चीज़ों के ऊपर में भी यहाँ पे फोकस हो रहा है, और क्या बोलता है, उत्पादन में परिवर्तन। आप उत्पादन में परिवर्तन क्यों करते हैं, इसके ऊपर में डिस्कशन हो रहा है। ये उत्पादन में परिवर्तन क्या प्रोडक्शन में लगने वाली चीज़ों की कमी की वजह से किया गया है, या पूंजी की अधिकता की वजह से किया गया है, या फिर डिमांड अधिक होने की वजह से किया गया है, ये बातें इसमें आती है। जैसे मैंने कहा, एक सबसे पहले तो किसी चीज़ की डिमांड मान लीजिए, मांग है, फिर आप उसे सप्लाई करेंगे सेम अमाउंट, सेम थिंग। अगर आप ये डिमांड के बदले में सप्लाई मीट कर रहे हैं, अगर आपको 10 चीज़ें, कोई भी 10 चीज़ें, आप कोई भी ऐसा वस्तु या कोई भी ऐसी चीज़ें मान लीजिए जो आप सप्लाई कर सकते हैं, तो वो 10 चीज़ के लिए आपके पास में वो 10 चीज़ें या 10 से अधिक जैसे 12 या फिर 15 चीज़ें, पीसेस आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ये 10 वस्तुओं को मीट कर सकते हैं, इनकी डिमांड को, इनकी सप्लाई को फुलफिल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें उत्पादन में परिवर्तन करना होगा। उत्पादन में परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है कि मांग में वृद्धि हो, मांग में वृद्धि हो या फिर कमी हो,
यदि प्रोडक्शन कम किया गया है, उत्पादन कम किया गया है, तो ये हो सकता है कि मांग में कमी हुई हो। यदि परिवर्तन हुआ है वृद्धि के रूप में, तो मांग में वृद्धि हुई होगी। या फिर उत्पादन में परिवर्तन, एक आर्थिक प्रवृत्ति ये भी देख सकते हैं कि जो चीज़ आपने उत्पादन की है उसका जो प्राइस है 15 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया, 100 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया। या फिर क्या हो सकता है, जो 100 की वस्तु थी आज 80 रुपये में मिल रही है। कोई एक फैक्टर ऐसा होगा जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आर्थिक प्रवृत्तियों में यहाँ पे कुछ चेंजेस लाए गए हुए हैं और उत्पादन में भी परिवर्तन हुआ है। तो इसके ऊपर में भी हम ध्यान केंद्रित करते हैं। कब? माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हुए। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र क्या कहता है? पॉइंट 1 2 3 4, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं पॉइंट 1 को। समष्टि अर्थशास्त्र बड़े पैमाने पर निर्णयों और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। हमने पहले ही बात की थी, तो अब जरा देखते हैं क्या कहता है। पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन होगा इसमें, यानी बड़े पैमाने पर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हो रहा है। किन चीज़ों पर? निर्णयों और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित। ठीक है, पूरी अर्थव्यवस्था में होने वाले निर्णय और मुद्दों के ऊपर में यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। फिर सेकेंड पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था पर बढ़ती कीमतों या मुद्रास्फीति के प्रभाव जैसे अर्थव्यवस्था की व्यापक कारकों का अध्ययन शामिल है। ये मुख्य बिंदु उठा लेते हैं। मुद्रास्फीति के प्रभाव, इसे मान लेते हैं महंगाई। सरल रूप में महंगाई के प्रभाव, महंगाई के प्रभाव को हम यहाँ पे देखेंगे। बढ़ती कीमत का मतलब होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को महंगाई कहते हैं, या महंगाई को हम कह लें बढ़ती हुई कीमतें हैं यहाँ पे। और उनके पीछे व्यापक कारण क्या है? यदि महंगाई बढ़ रही है तो वो किस वजह से बढ़ रही है, उसके कारण क्या है, उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र में डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स आर्थिक विकास या मैक्रो इकोनॉमिक्स आर्थिक विकास या सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की दर पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जो किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए फ्रेश इसको समझते हैं। सबसे पहले यहां पे बात हुई जीडीपी। फिर कहता है अगली लाइन, ये थोड़ा जो स्टेटमेंट है एक टेक्निकल फॉर्मेशन है, शब्दों का चयन इस तरह से किया गया है कि चीजें ये बताती है कि घूम फिर के इस तरह से होगा या उस तरह से होगा। जरा देखते हैं। आर्थिक विकास, इसे हम जोड़ के देखेंगे। फिर अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा। ठीक, हम इसमें क्या कहें? पहले जीडीपी। जीडीपी कहता है कि एक साल में, इन 1 ईयर, जो भी आप प्रोडक्शन करेंगे, किनका? गुड्स का, यानी वस्तुओं का, एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज, ये दो चीजें हैं। ये हो गई, गुड्स हो गया वस्तु, और सर्विसेज हो गए सेवा। सर्विस, सेवा, गुड्स यानी वस्तु, ये दो चीजें हैं। तो जीडीपी का मतलब होता है एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक देश के अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं, इनकी कुल लागत, इनका जो वैल्यू होगा वो हम जीडीपी के रूप में काउंट करते हैं। तो उसी को अगली इस लाइन में कहता है अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। फिर आर्थिक विकास। आर्थिक, यदि शब्द को मैं लूं अलग, आर्थिक में अर्थ शब्द जुड़ा हुआ है। अर्थ शब्द कहने का मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं उसमें पूंजी, संपत्ति और धन जुड़ा हुआ है, इन्वॉल्व है। यह कंडीशन बताती है कि कब आर्थिक विकास होगा। इन चीजों में
विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, कब ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो जब हम देखते हैं कि जीडीपी के बारे में हमने बात किया, फिर जीडीपी की हमने डेफिनेशन को बताया, तो डेफिनेशन अगली लाइन में आ गई और उसके बाद बोलता है कि ये आर्थिक विकास या जीडीपी कहा। तो आर्थिक विकास कैसे संभव है? जैसे जैसे किसी देश की जीडीपी बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये रिफ्लेक्ट करता है, ये प्रदर्शित करता है कि आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक विकास हो रहा है, हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। किन चीज़ों में आर्थिक विकास हो सकता है? लोगों की आय बढ़ेगी, पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, साथ ही साथ उनकी संपत्तियां बढ़ेंगी, यहाँ पे आय में विषमताएं जो होंगी वो कम होंगी, लोगों की जो जीवन स्तर है उसमें सुधार होगा, आर्थिक स्तर में सुधार होगा, और भी दूसरी सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के साधन, इनमें भी निरंतर बढ़ोतरी देखी जाएगी। ये आर्थिक विकास के रूप में दिखाई देता है। और ये चीज़ें कहाँ हम स्टडी करते हैं, कहाँ हम इनका अध्ययन करते हैं, वो है समष्टि अर्थशास्त्र। तो हमने ये पॉइंट भी देख लिया। अगला पॉइंट कहता है बेरोजगारी और राष्ट्रीय आय में परिवर्तन का भी अध्ययन किया जाता है। जब हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहीं भी ये बात नहीं की बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी की जब बात आएगी, वृहद गरीबी की बात आती है, तो वो बात आएगी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के सेकेंड डिवीजन में यानी सेकेंड क्लासिफिकेशन में, दैट इज मैक्रो यानी वृहद बड़ी समष्टि अर्थशास्त्र में हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे कि गरीबी क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है। ये चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो बेरोजगारी और राष्ट्रीय आय, एक देश की आय, और इसमें कुछ हुए परिवर्तन, यानी कि राष्ट्रीय आय में परिवर्तन हुआ है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी और राष्ट्रीय आय में परिवर्तन का भी अध्ययन यहाँ किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। संक्षेप में, इन शॉर्ट, क्या कहता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स अध्ययन करता है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है कुल अर्थव्यवस्था, अध्ययन करता है कुल अर्थव्यवस्था व्यवहार कैसे करती है, किस तरह से। यानी कि एक अर्थव्यवस्था, अगर मैं मान लूं कि एक देश को अर्थव्यवस्था कह रहा हूं, अर्थव्यवस्था कहने के स्तर पे मैं मान लेता हूं कि उनकी जो दैनिक क्रियाएं हैं उसमें खरीदार भी है और साथ ही साथ बेचने वाले भी हैं, चीज़ों को, वस्तु और सेवाओं को प्रदान करने वाले, उत्पादन करने वाले लोग हैं, उपभोग करने वाले लोग हैं, उनका वितरण करने वाले लोग हैं, प्लानिंग हो रही है, एग्जीक्यूशन हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हम बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ को होते हुए देखते हैं, बहुत सारे क्रियाकलापों को, गतिविधियों को होते हुए देखते हैं एक अर्थव्यवस्था में। और ये अर्थव्यवस्था के जो भी क्रियाकलाप हैं, गतिविधियाँ हैं, वो एक देश को डेवलप्ड कंट्री बनाएगी, डेवलपिंग कंट्री बनाएगी, या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करेगी। यही चीज़ हम स्टडी करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में, जहां हम समष्टि अर्थशास्त्र को एक तरफ बहुत बड़े मायने में सजा धजा रहे हैं, उसकी साजो सज्जा के साथ बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा महत्व सिर्फ हम समष्टि अर्थशास्त्र को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र की कमी खलती है। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र की यहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए, या उसे हम कम नहीं आंकते हैं, क्योंकि छोटे का अंदाजा होने के बाद ही हम समष्टि अर्थशास्त्र को वृहद रूप में समझते हैं। इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का ही हिस्सा है, दो अलग खंडों में, दो अलग भागों में। तो इनका स्टडी, इनकी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज डिस्कस करते हैं हम यहां, हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों के बारे में। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक, जैसे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, इनके बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम कृषि, कौन कौन सी चीजें हैं जो इसमें आती हैं। क्वेश्चन भी आपको पहले आ चुका है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकता है प्रीलिम्स में, साथ ही साथ आपको मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से आपको पूछेगा कि ये कौन से आइटम्स हैं, कुछ सर्टेन आइटम्स या कुछ आपको एक्ट्स, इवेंट्स के बारे में पूछ सकता है। तो आपको ये क्लासिफिकेशन को ठीक ढंग से समझना होगा कि जो चीज़ें आपको रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल प्रोवाइड कर रही है फैक्ट्री बेस्ड ना हो करके, वो चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आएंगी, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिर वानिकी यानी फॉरेस्ट्री हो गया, फिर मत्स्य पालन यानी मछली पकड़ना हो गया, फिर
खनन यानी माइनिंग हो गया, उत्खनन यानी क्वेरिंग हो गया। ये क्या हो गया? माइनिंग, माइनिंग, क्वायरिंग। तो यहां पे आप देखेंगे माइनिंग, क्वायरिंग ये दो चीजें हैं। ये सारी चीजें बेसिकली आपके सामने रखी गई है प्राथमिक क्षेत्र के रूप में। कृषि, वानिकी, फॉरेस्ट्री, मत्स्य पालन, मछली पकड़ना, खनन और उत्खनन, ये दो चीजें आपको, चीजें यही है। इसे और हम आगे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लीजिए, ये देख लीजिए कि प्राथमिक क्षेत्रक में ये सारी चीजें मुख्य रूप से आती हैं। फिर द्वितीय क्षेत्रक की बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें शामिल हैं। द्वितीय क्षेत्र में हम देखेंगे कि इसमें निर्माण यानी भवन निर्माण देखेंगे, विनिर्माण यानी क्या चीजें, कपड़ा, आपकी जरूरत की जो भी सारी चीजें कच्चे माल के रूप में प्राथमिक क्षेत्र से आती है, वो सारी चीजें फैक्ट्री बेस्ड होने के बाद सेकेंडरी सेक्टर के रूप में या उसके वस्तुओं के रूप में कहलाती है। जैसे आप भवन का निर्माण देख सकते हैं, आप अपने दैनिक उपभोग में चीज जो वस्तुएं हैं आती हैं उन्हें देख सकते हैं। आप क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं वो इस तरह से समझें कि वो फैक्ट्री बेस्ड है। कोई भी प्रोडक्ट जो आप बाजार से जाकर के खरीद रहे हैं प्रिपेयर्ड या फिर पैकेज्ड वे में, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। लेकिन उन्हीं का कच्चा फॉर्म, जैसे खेतों से निकलने वाला जो अनाज है, फैक्ट्री जो नहीं पहुंचा है अभी मिलिंग के लिए, वो सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन उसी की पैकेजिंग जब वो आटा बनकर पैकिंग होकर मार्केट में आ जाता है तो वो आपके लिए सेकेंडरी सेक्टर के रूप में, सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट के रूप में आप देखते हैं। ब्रेड को देखते हैं, कपड़े देखते हैं, पेन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज देखते हैं, कार देखते हैं, मोटरसाइकिल एंड अदर स्टफ्स आर आल्सो देयर इन द सेकेंडरी sector. Now comes to the third one, the tertiary sector. Tertiary sector. Tertiary sector क्या कहता है कि यहाँ क्या क्या चीजें आएंगी? बेसिकली सेवा प्रदाता क्षेत्र है टर्शरी सेक्टर। यहाँ पे क्या चीजें हैं? परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण यानी कि स्टोरेज, व्यापार यानी कि ट्रेड रिलेटेड जो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर वाली चीज़ें हो सकती हैं, कॉल सेंटर्स हो सकते हैं ट्रेड रिलेटेड, वो आएंगी। सामुदायिक सेवा आदि, सामुदायिक सेवा में आप ये भी मान के चलिए कि आप किसी तरह से ये कॉल सेंटर समूह के रूप में आप किसी बिजनेस को यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये इसमें आता है। अगली चीज यहाँ पे और फर्दर क्लासिफिकेशन है। जैसे कि हमने प्राइमरी सेक्टर को देखा, सेकेंडरी सेक्टर को देखा और टर्शरी सेक्टर को देखा। जस्ट हमने इसके पिछले वाली स्लाइड में देखा, हमने इसकी पिछली वाली स्लाइड में ये अभी चीजें देखी थी, इनको डिस्कस किया, ये उसी का इंग्लिश वर्जन है। अब ये दो और चीजें नई निकल के आती हैं। ये दो जो चीजें हैं वो मूल रूप से टर्शरी सेक्टर का ही फर्दर क्लासिफिकेशन है। यहां आने वाली चीजों को आगे और बांटा गया है क्वाटनरी सेक्टर में और क्वाइनरी सेक्टर में। तो हम शुरुआत करते हैं फिर यहां प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर में जैसे मैंने कहा था माइनिंग है और क्वेरिंग है। तो माइनिंग का मतलब क्या होता है वो समझते हैं हम। प्राइमरी सेक्टर में माइनिंग और क्वेरिंग ये दो चीजें देखते हैं। माइनिंग का मतलब होता है खनन, क्वेरिंग का मतलब होता है उत्खनन। ये दो चीजें क्या हैं? माइनिंग में चीजें डिग करने के ऊपर में होगी, गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे जाने की तरफ पे होती है। और क्वेरिंग यानी उत्खनन में चीजें जो सतह पे मौजूद हैं उनसे संबंधित होती हैं। पहली वाली चीज में हम देखते हैं यहाँ पे कोल माइंस हो सकती है, लोहा हो सकता है, सोना हो सकता है। आप खोद करके निचले सतह में जाते हैं, जमीन से 10 फीट नीचे, 12 फीट नीचे, उससे भी और ज्यादा गहराई पे आप जाते हैं। तो उसके बाद आपको जो प्राकृतिक संसाधन है वो मुहैया होते हैं, वो प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लें, लोहा हो गया, कोयला हो गया, यहाँ पे सोने की जो खान है, आप इन्हें एक्सपेक्ट करते हैं इन माइनिंग। और सेकंड क्वेरिंग में क्या हो गया, यहाँ पे आपके सामने जो चूना पत्थर के जो विशालकाय भंडार दिख रहे हैं,
यहाँ पे चूना पत्थर हो सकता है, आपको ये कंक्रीट, ये स्लैब हो सकते हैं आपके मार्बल्स के, या फिर ये ग्रेनाइट हो सकते हैं। जो भी आपके सामने पिक्चर में दिख रहा है वस्तुतः इस समय पे, और यहाँ पे आप ग्रेनाइट साफ तौर पे दिख रहा है ये, तो एक तरह से ये जो आपके पास चूना पत्थर या फिर मार्बल्स के रूप में जो दिख रहा है, ये चीजें आपको सीधे जमीन के ऊपर मिल रही है। तो इसका यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वायरिंग करते हैं, उत्खनन करते हैं। तो पहली दो चीजें हमने समझ ली प्राइमरी सेक्टर में, माइनिंग एंड क्वायरिंग। नटशेल में इसको हम समझते हैं, जो भी चीजें गड्ढा खोदकर नीचे जाया जाए वो माइनिंग हो गया, और जो चीजें ऊपर से ही हम यहाँ पे इस्तेमाल में लाते हैं, उनका इस्तेमाल कर लेते हैं जमीन की सतह के ऊपर में, वो आती हैं उत्खनन में। तो ये दोनों चीजें आपको संक्षेप में याद रखने की दृष्टि से एक फनी मैनर में या फिर एक लॉजिकल मैनर में हमेशा याद रहेंगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने माइनिंग एंड क्वायरिंग को देख लिया। फिशिंग यानी मछली पालन, आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो नो मोर डिस्कशन अबाउट फिशिंग। तो फिशिंग आपका किस में आ जाता है, मछली पालन आपका आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में। फिर एग्रीकल्चर जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश है तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में हमें एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है। फिर आता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का मतलब यहाँ पे क्या होता है जरा देखिए। हमें जंगलों से बहुत सारे संसाधन प्राप्त होते हैं, जैसे तेंदुपत्ता, गोंद, शहद, लकड़ियाँ, कई प्रकार के ईंधन, उसके साथ ही साथ में जो प्रकृति प्रदत्त हमें दवाइयाँ होती हैं, हर्बल जो मेडिसिन्स होती हैं, वो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। बहुत सारे फल होते हैं, वो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो जो लोग फॉरेस्ट से इस तरह की चीज़ें कलेक्ट करके बाजार में लाते हैं, वो फॉरेस्ट्री का सेक्शन फॉलो कर रहे हैं प्राइमरी मार्केट में। और हंटिंग भी आपको यही देखने को मिलेगा, वो जंगल में होगा, अगर शहर में होता है तो कुछ और ही उसे हम क्रिमिनल एक्टिविटी के रूप में जानते हैं। लेकिन जब हम हंटिंग देखते हैं, जानवरों का शिकार, पक्षियों का शिकार, पक्षी पकड़ना, जानवर पकड़ना, और इस तरह के दूसरे खाल के लिए, दांत के लिए, हड्डियों के लिए, या फिर उन्हें बेचने के पर्पज से, तो वो सारी चीज़ें हंटिंग हो गई, वो आ गया प्राइमरी सेक्टर में। सेकंड आता है सेकेंडरी सेक्टर, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, यानी कि आप यहाँ पे कार बनाएंगे, यहाँ पे आप बाइक्स बनाएंगे। फिर टेक्सटाइल सेक्टर, कपड़े बनाने की। केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का उर्वरक बना सकते हैं, केमिकल है, पेंट बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी, जो फैक्ट्री बेस्ड है, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन फैक्ट्री, टेक्सटाइल कपड़ा बन रहा है फैक्ट्री, इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग, वो केमिकल बन रहा है फैक्ट्री में। एरोस्पेस यानी कि रॉकेट बना रहे हैं, या फिर सैटेलाइट और उससे दूसरी रिलेटेड चीज़, तो सेकेंडरी, वो भी फैक्ट्री बड़ी, उसके लिए आपको जगह की ज़रूरत होगी, लोगों की ज़रूरत होगी, समझ की ज़रूरत होगी, इफ़िशियंसी, वर्क एबिलिटी की ज़रूरत होगी। फिर शिप बिल्डिंग, यहाँ पे नाव जो बड़े बड़े यार्ड्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे, जैसे क्वीन और क्रूज शिप्स की बात होती है यहाँ पे, तो ऐसी लग्जरी शिप्स की यहाँ पे बिल्डिंग्स हो सकती है। या फिर नौसेना के पास जो जहाज हैं, पानी के जहाज हैं, समुद्र में चलने वाले बड़े जहाज हैं, छोटे साइज के जहाज हो सकते हैं, वो सब आप शिप बिल्डिंग में देख रहे हैं, तो फैक्ट्री की ज़रूरत होती है डेफिनेटली। फिर और इन सब के लिए कहाँ से ये सब चीज़ें आ रही है, जैसे शिप बिल्डिंग, लोहा इसमें लगेगा, एल्यूमिनियम लगेगा, अदर कंपोनेंट्स लगेंगे, ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो गया, ये हो गया। इन सभी चीज़ों के लिए जो कच्चा माल आएगा, वो आएगा प्राइमरी सेक्टर से। तो ये सारी चीजें जैसे एनर्जी यूटिलिटीज वगैरह, तो कोल भी अगर आ रहा है बिजली उत्पादन के लिए, तो वो आ रहा है प्राइमरी सेक्टर से। फिर टर्शरी सेक्टर है। टर्शरी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन, क्या क्या, जैसे सेवा की बात मैंने कही थी कि सेवा आधारित क्षेत्र है, टर्शरी सेक्टर है। तो यहां पे आप क्या देखोगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसपोर्ट किया जाता है, आप जो यहां फैक्ट्री में सामान बनाएंगे सेकेंडरी सेक्टर में, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, वितरण होता है। कहां होता है, मार्केट में। मार्केट में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। फिर और क्या हो सकता है, सेवा, रेस्टोरेंट हो सकते हैं। जैसे कोई आप सैलानी आते हैं, किसी बाहर के देशों से सैलानी आ रहे हैं, राज्य से आते हैं, फिर एक जिले से दूसरे जिले से हो सकता है कि कोई व्यक्ति जा रहा है, रुक रहा है, तो आपको रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, होटल्स मिलते हैं रहने रुकने के लिए, भोजन आदि के लिए, तो वो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं वहाँ पे।
तो इस तरह से आप रेस्टोरेंट को कहाँ काउंट करेंगे? टर्शरी सेक्टर में। टूरिज्म हो रहा है यहाँ पे, तो आप देखेंगे टूरिज्म को भी, इसके लिए हम सेपरेटली और डिस्कशन करेंगे क्योंकि यहाँ अर्थ व्यवस्था को और भी दूसरे बड़े पैमानों पे बांटा गया है, तो उसमें और डिस्कस करेंगे कि टूरिज्म भी उसमें क्यों आता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो पहले लेकिन फिर भी इन अ नटशेल देखते हैं कि टूरिज्म क्यों यहाँ आता है। टूरिज्म जब आप देखते हैं तो वहाँ पे किसी देश में टूरिज्म सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उनके पास संसाधन इतने ज़्यादा मौजूद नहीं हैं कि वो उस देश के लोगों की जो आय है या फिर उनकी दिनचर्या है, उनके जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए वहाँ की सरकार या वो खुद लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। तो जैसे आप मलेशिया देख लीजिए, हांगकांग देख लीजिए, आप देख लीजिए इंडोनेशिया, जकार्ता वगैरह, ये सारी चीज़ें जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे इन आइलैंड एरियाज़ हैं, कंट्रीज़ भी हैं इसमें, जैसे मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, तो इन जगहों में टूरिज्म सबसे ज़्यादा है। आप देख लीजिए मालदीव्स, यहाँ पे टूरिज्म है लेकिन इनके पास संसाधन कम है। ऐसी दृष्टि से टूरिज्म आप बाहर से आने वाले सैलानियों को सेवा उपलब्ध कराते हैं, होटल के फॉर्म्स में हो सकता है, स्पा के फॉर्म में हो सकता है, दूसरी चीज़ें। फिर इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, ये भी चीज़ें आपकी आ गई, किसमें? टर्शरी सेक्टर में आ गई। फिर हेल्थ केयर, जैसे आप हॉस्पिटल में चीज़ें बेची नहीं जा रही हैं लेकिन सेवाएं दी जा रही है, जिनको इसका नॉलेज है कि दवाइयाँ किस बीमारी पे किस तरह से काम करेगी और वहाँ के मरीजों का इलाज हो रहा है, तो हेल्थ केयर भी हो सकता है। और बाहर से आने वाली चीज़ें, एक समय हमने देखा था कि भारत दुनिया भर में जो सैरोगेसी का एक बड़ा हब बनकर उभरा था। विदेशों से जो विदेशी दंपत्तियां आते थे जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे होते थे, तो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सैरोगेट मदर के फॉर्म में काम करती थी, उनके बच्चों को अपने गर्भ में स्थान देती थी और एक समय के बाद जब बच्चे जन्म हो जाते थे और इस स्थिति में आ जाते थे कि वो दंपत्ति जो विदेशी दंपत्ति हैं उस बच्चे को अपने साथ लेकर जा सकते हैं, वो यहाँ से जाते थे। तो इस बीच में भी आप देखते हैं कि हेल्थ केयर टूरिज्म के फॉर्म में उभर के सामने आया था। तो हेल्थ केयर सर्विसेज और लीगल सर्विसेज में आप क्या देख सकते हो? सीए देख सकते हो और एडवोकेट देख सकते हो। तो ये दो चीज़ें भी लीगल सर्विस, तो जो सर्विस फॉर्म होगा, जो भी किसी भी तरह का सर्विस, वो टर्शरी सेक्टर में आएगा। अब बात करते हैं क्वाटनरी यानी चतुर्थक। चतुर्थक या चतुर्धातुक, और ये पंचम, क्योंकि ये फर्स्ट था प्राइमरी, ये फर्स्ट हुआ, फिर ये सेकेंडरी 2 और टर्शरी यानी 3, चतुर्थक यानी 4, पंचक यानी 5। तो इस हिसाब से अर्थव्यवस्था के बहुत सारे क्षेत्रों में बांटा गया अर्थव्यवस्था को। वैसे ट्रेडिशनली ये 3 चीज़ें ही आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन टर्शरी सेक्टर को फर्दर क्लासिफाई किया गया है इन 2 और में, चतुर्थक पंचक। किस तरह से बांटा गया है देखते हैं। क्वाटनरी में बोला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, एजुकेशन कंसल्टिंग सर्विसेज होगी। चलिए आखिरी के 2 को डिस्कस कर लेते हैं। आखिरी के 2 ये और ये 3 को डिस्कस कर लेते हैं। पहले एजुकेशन सर्विस है, लेकिन क्या बोला है कि क्वाटनरी सेक्टर में आएगा। क्यों आएगा? यहाँ पे दिमाग लगाने वाली चीज़, आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को आप सेवा के रूप में बांट रहे हैं तो वो क्वाटनरी में आएगा। तो क्वाटनरी सेक्टर जो ये कहता है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उस नॉलेज का आप इस्तेमाल करते हैं प्रोफेशनल लेवल पे और उससे आप धन अर्जन करते हैं, ये सेवा आप दूसरों को मुहैया करवाते हैं। तो एजुकेशन में आपके पास क्या है? नॉलेज है, स्पेशल स्किल है टू डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पे आप ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ में कंसल्टेंसी सर्विस, जैसे ये लीगल सर्विस है, इसी को बांट दिया कंसल्टेंसी सर्विस में। किस तरह से कंसल्टेंसी हो सकती है? मैंने अभी बताया, सीए होगा, एडवोकेट होगा, ये सारी चीज़ें। फिर आता है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बढ़ती हुई जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये इसमें आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं आखिरी वाला, इसको हम अभी और डिस्कस करेंगे, पर क्वाटनरी में क्या बोलता है, इसे नटशेल में समझिए, इसे नटशेल में समझिए, बहुत ही छोटे से स्वरूप में। ये क्या कहता है कि क्वाटनरी सेक्टर में आपके पास जो स्पेशल एबिलिटी है कि आप किस तरह से चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं और
उन चीज़ों से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है? किसी कंपनी में आप जनरल मैनेजर हो सकते हो, वहाँ के CEO हो सकते हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकते हो, एक आप थिंक टैंक में बैठने वाले मेन प्लानर हो सकते हो, या फिर नीचे आप एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हो। किसी पॉलिसी को किस तरह से आपको प्रशासक के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हो, या फिर एक मैनेजर हो सकते हो, या फिर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकते हो। ये सारी चीज़ें इसमें आएगी, तो वो स्पेशल स्किल हो गया। तो ये सारी चीज़ों को हम किस तरह से, कहाँ कहाँ आपके पास वो स्पेशल स्किल है, तो आप वहाँ के क्या हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं, फिर गवर्नमेंट में आप ब्यूरोक्रेट्स को देख सकते हो, साइंस के फील्ड में आप एक साइंटिस्ट हो, लेकिन उस साइंटिस्ट आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि आपके अंडर में बहुत सारे लोग यहाँ पे आपसे काम सीख रहे हैं, और उनके काम को आप एग्जीक्यूट करते हुए बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में भी आप माहिर हैं, क्योंकि उस एक पर्टिकुलर फील्ड का आपको अच्छा नॉलेज है। इसको भी हम और ब्रीफली डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन एक इन शॉर्ट में ज़रूर मैं बता ही देता हूँ कि आप मान करके चलिए, लेटरल एंट्री आपने शायद सुनी होगी गवर्नमेंट में। लेटरल एंट्री का मतलब होता है कि यदि गवर्नमेंट चाहती है कि किसी एक विशेष क्षेत्र में, किसी एक विशेष क्षेत्र हो सकता है शिक्षा से संबंधित, जल से संबंधित, गरीबी से संबंधित, या फिर आर्थिक नीतियों से संबंधित, यदि इस तरह की कोई चीज़ सरकार की नज़र में लेटरल एंट्री यानी ब्यूरोक्रेसी के अंदर में, डिप्लोमेसी के अंदर में गवर्नमेंट चाहती है वो व्यक्ति विज्ञान के क्षेत्र में उसे उठाकर लाया जाए, यानी वो एक स्पेशल टेक्नोक्रेट हैं। अब वो सिर्फ ब्यूरोक्रेट रह जाने से बेहतर वो टेक्नोक्रेट है, उनके पास वो टेक्निकल एबिलिटी है उस चीज़ को समझने और उसको एग्जीक्यूट करने में। तो साइंस के फील्ड में से भी हो सकते हैं कि आपने किसी एक इंजीनियर को जो कि गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट के थ्रू आया हो, बजाय उसके आपने एक साइंटिस्ट को बिठाया और उससे जो काम लिया। जैसे मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट थे, तो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूशन के लिए इन दिल्ली आपने देखा था कि किस तरह से एक टेक्नोक्रेट को बिठाया गया और उसने कम से कम खर्च में एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करके दिखाया है विदाउट एनी डिले ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ें आप समझें कि किस तरह से कोई व्यक्ति किसी भी सेक्टर में आ सकता है, उसकी नॉलेज को एग्जीक्यूशन, उसके नॉलेज के एग्जीक्यूशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उस फील्ड में वो बेहतर है, तो वो उस फील्ड में अगर बेहतर है तो वो क्वाइनरी सेक्टर के अंदर में काउंट होगा और उसकी पेमेंट भी हाई फाई होती है। आप इस सेक्टर में देखें तो एक साइंटिस्ट के फॉर्म में आपकी पेमेंट हो सकती है 2 लाख रुपए पर मंथ। यहां आपकी हो सकती है 1 करोड़ सालाना। ये आपकी बेहतर स्किल्स को परफॉर्मेंस को शो करता है। अब हम यहां पे डिस्कस करते हैं उसी 2 सेक्टर्स को, जैसे कि क्वाटरनरी सेक्टर, चतुर्थक। मैंने इसमें जो बोला था ये स्टेटमेंट भी उसी चीज को बोलता है कि बौद्धिक गतिविधियों, तकनीकी नवाचार और ज्ञान अर्थव्यवस्था। इससे जुड़ा हुआ होगा चतुर्धातुक क्षेत्र, चतुर्धातुक या चतुर्थक क्षेत्र। तो इसके बारे में बोल रहा है कि आपके पास इस तरह की चीजें हैं और इस तरह से जुड़े हुए चीजों में जो सेवा प्रदाता क्षेत्र हैं, जो इस तरह की चीजों में काम कर रहे हैं, वो आपके आते हैं चतुर्थक में, यानी कि क्वाटरनरी सेक्टर में। फिर कहता है क्वाइनरी सेक्टर। क्वाइनरी सेक्टर में क्या चीजें हैं? इसमें कहता है कि हाईएस्ट, ये फर्स्ट पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट कहता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है। हमने कह दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में एस जयशंकर, अजीत डोभाल, ये किसको ब्रीफ कर रहे हैं, ये किसको बता रहे हैं? देश के प्राइम मिनिस्टर को। तो इसमें ये दोनों का रोल आपको समझना होगा। इनके पास स्पेशल एबिलिटीज है, अपनी फील्ड से लेकर स्पेशल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बेहतर प्लान अपने फील्ड के लिए कर सकते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसलिए इन 2 को शामिल करके मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये हाईएस्ट पेड लोग हो सकते हैं और टॉप नॉच हो सकते हैं।
ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, डिप्लोमेट्स हो सकते हैं, वो जनरल मैनेजर्स हो सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं, और भी इस तरह की चीज़ों को जो हाईएस्ट पे स्केल में होते हैं, जो मेन ब्रेन्स के रूप में काम करते हैं, वो क्वाइनरी सेक्टर में होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे सुंदर पिचाई भी, जो कि गूगल के CEO हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसे लोग जिनके पास नॉलेज है और एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा उनके पास हुनर है, एग्जीक्यूशन का हुनर है, वो इस सेक्टर में आते हैं। साथ ही साथ हम इस वाले पिक्चर को भी डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी मानते हैं कि इसको हाउस होल्ड एक्टिविटी को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए इन द ह्यूमन इकोनॉमी। मानवीय अर्थव्यवस्था के रूप में हमें इस सेक्टर को हमें हाउस होल्ड लेवल पे भी इंक्लूड करना चाहिए, जहां देखते हैं कि जैसे मदर यूजुअली परफॉर्म फॉर देयर फैमिली मेंबर्स एट नो चार्ज, हियर इट हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली इंस्टीट्यूशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो काम के बोझ के तले नीचे दबा हुआ है और उसकी जो कार्य क्षमता है वो कहीं ना कहीं बाधित तो हो रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस वातावरण की वजह से हो सकती है। लेकिन उसका वातावरण से बाहर आने के बाद जो परिवार का परिवेश है, यदि वो अच्छा है, यदि वहाँ वो खुशी प्राप्त कर रहे हैं, इफ ही फील्स सिक्योर एंड हैप्पी, तो उसकी जो कार्य क्षमता है, जो उसकी वर्किंग एबिलिटी है, जो इफिशियंसी है, जो परफॉर्मेंस है, वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ परिवार का जो संचालक होता है मुख्य, इसका जो मुख्य मैनेजर होता है, वो हमें महिलाओं के रूप में देखने को मिलता है। महिलाएं अच्छी मैनेजर कही जाती हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो व्यवसाय हो। तो इस दृष्टि से महिलाओं को भी कम नहीं आंकना चाहिए, और घर में खुश रहने वाला व्यक्ति, घर से अपनी अच्छी पारिवारिक स्थिति होने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में बेहतर परफॉर्म करता है। इसीलिए एक महिला जो अपने बच्चों को संभालती है, फिर घर को संभालती है, उसके साथ में वो बाहर के कार्यों को भी और ऑफिस आदि के कार्यों को भी संपादित करती है, तो वो महिला बिना जो चार्ज किए इतनी सारी चीज़ें एक फैमिली को बूस्ट करने के लिए, एक फैमिली को इंटीग्रेट करने के लिए करती है और विदाउट एनी चार्ज करती है। तो कहीं ना कहीं हमें इन्हें भी इंक्लूड करना चाहिए इन ब्रेन्स के जैसे, जो इनके पास विशेष एबिलिटी है। विशेष एबिलिटी महिलाओं में भी होती है। ये जान करके हम क्वाइनरी सेक्टर के अंदर में महिलाओं की भागीदारी को देखते हैं हाउस होल्ड लेवल पे भी। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ हमने पार्ट 2 पूरा डिस्कस कर लिया है। अब पार्ट 3 है, यानी कि हम अगला जो सेशन करेंगे उसमें हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, उसके आगे क्या चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब आप ये वीडियो और इसके पिछले वाले वीडियो को रिवाइज करते रहें और अपनी तैयारियों को जोर देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।